जीओसी पार्ट 2 था अपना। देखो जीओसी पार्ट 2, जीओसी पार्ट 2 का पहला टॉपिक हम लोगों ने देख लिया था, कौन सा? इंडक्टिव इफेक्ट। देख लो, इसे दोबारा रिपीट नहीं करेंगे। इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट हमने देखा था। इंडक्टिव इफेक्ट होता है the effect which is related to shifting of electron towards or away from electropositive और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। इंडक्टिव इफेक्ट को हम डिनोट किससे करते हैं? कैपिटल आई से डिनोट करते हैं। इंडक्टिव इफेक्ट दो टाइप का होगा हमारा, प्लस आई इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट। माइनस आई इफेक्ट को हम बोल देते हैं अट्रैक्टिव। अट्रैक्टिव इफेक्ट का मतलब है इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। और रिपल्सिव को मतलब, रिपल्सिव को इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का काम करता है। रिपल्सिव। इफेक्ट mainly arise up to fourth carbon after that it negligible, यानी फोर्थ कार्बन तक रहता है बेसिकली, उसके बाद ये क्या होता है? नेग्लिजिबल हो जाता है। बस ये याद रखना है इसमें। ये मेरे को लगता है लास्ट क्लास में भी बता दिया था मैंने, रिवाइज करने के लिए जल्दी जल्दी बताया, नोट कर लो जल्दी। ये तो बेसिकली किसको शो करता है? एसिडिक नेचर को। ये किसको शो करेगा? बेसिक नेचर को। बेसिक नेचर को। एसिडिक नेचर और बेसिक नेचर। और तो कुछ बचा नहीं है इंडक्टिव इफेक्ट में। यहां पे कौन सा ग्रुप लगा है ये डिपेंड करता है कितना ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्स लगा है। ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है हमारा। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का मतलब इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचता है।
इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, आ रहा है समझ में? इसलिए रिपल्सिव नेचर का है और ये क्या है, अट्रैक्टिव नेचर का है। ये जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा अपनी तरफ उतना ही ज्यादा पॉजिटिव चार्ज इन लोगों पे आएगा, जिसे बोल देते हैं हम पार्शियल पॉजिटिव के फॉर्म में। पार्शियल पॉजिटिव और ज्यादा कम पार्शियल और कम पार्शियल और कम पार्शियल, यानी सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन इसके लेगा, फिर इसके, फिर इसके, फिर इसके। सबसे कम इलेक्ट्रॉन इसके लेगा क्योंकि इसकी डिस्टेंस सबसे ज्यादा है। डिस्टेंस बढ़ती जा रही है, इफेक्ट कम होता जा रहा है। आ गया समझ में? ऐसा ही इसमें होगा, ये पार्शियल नेगेटिव को डिनोट करेगा। आज जीओसी पार्ट 2 को खत्म ही कर देते हैं। जीओसी बहुत हो गया, बच्चे कितना इंटरेस्ट ले रहे हैं जीओसी में। हो गया ये, सब मजे ले रहे हैं। वही तो बोल रहे हैं, कभी सारे आ जाते पहले पहले, फिर धूप, कईयों के स्कूल, कईयों का सोना, कईयों का सोना, उनको रेगुलर कौन आया है जिसने सारी जीओसी अटेंड करी अब तक? तू तो नहीं है, तू एक क्लास में एब्सेंट था बीच में। रेगुलर कौन आया? कोई ना कोई एक क्लास में एब्सेंट है। रेगुलर जिसने सारी जीओसी अटेंड करी है। नहीं, इसके बीच के आधे एक घंटे की गायब है शायद बीच में। चलो सर, आपने जो पहली क्लास में कुछ फ्रेंड थे लेकिन दूसरी में आपने पहले से ही पढ़ा है। हाँ, वो थोड़ा बहुत बताया होगा, उतना नहीं बता पाते जितना होता है। ये हो गया इंडक्टिव इफेक्ट। बेसिकली किस बॉन्ड पे डिपेंड करता है? सिग्मा बॉन्ड पे। लास्ट क्लास में मैंने बताया था दो इफेक्ट हमारे सिग्मा बॉन्ड के हैं, दो इफेक्ट होते हैं पाई बॉन्ड के। सिग्मा बॉन्ड परमानेंट बॉन्ड होता है और पाई बॉन्ड कैसा होता है? टेम्परेरी बॉन्ड होता है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर में जब भी डबल बॉन्ड होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा, तो कौन सा बॉन्ड आ जाता है? पाई बॉन्ड। और परमानेंट सिंगल बॉन्ड की बात करते हैं तो सिग्मा बॉन्ड। डिफरेंस भी बताया था तुम लोगों को सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड का। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन सा होता है? सिग्मा बॉन्ड। वीक बॉन्ड कौन सा होता है? पाई बॉन्ड। ये याद रखना बस। अभी वैसे डिटेल में तुम लोगों का केमिकल बॉन्डिंग में भी है ये सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड। इतना समझ आ गया? ये तो हो गया इंडक्टिव इफेक्ट। लास्ट क्लास में भी पूरा बताया था एज इट इज। इसके बाद सिग्मा सिग्मा के दोनों बता देते हैं पहले, एक साथ ज्यादा बेटर रहेगा। इसके बाद डाल दो हेडिंग इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट। इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट, इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट। This effect पाई बॉन्ड, इसलिए इस इफेक्ट को बोल देते हैं टेम्परेरी इफेक्ट। टेम्परेरी इफेक्ट, टेम्परेरी इफेक्ट। जितने भी सिग्मा बॉन्ड के इफेक्ट रहेंगे वो रहेंगे परमानेंट, और जितने भी पाई बॉन्ड के इफेक्ट रहेंगे वो रहेंगे टेम्परेरी। क्योंकि पाई बॉन्ड क्या होता है? शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन में बहुत जल्दी एक्टिवेट होता है। मेन काम उसका यही होता है। अब देखो, इसकी रिएक्शन हम HBr से कराएंगे। HBr एक सिग्मा बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड है। ट्रांसफर हुआ, जिस पे ट्रांसफर होता है उस पे नेगेटिव, जिस पे से ट्रांसफर हुआ है उस पे पॉजिटिव।
अब ये देखो, ये बी आर कहाँ जाएगा, यहाँ पर, और ये पॉजिटिव कहाँ जाएगा, यहाँ पर। बन क्या जाएगा, ये। कुछ लोगों को पता होगा ये कौन सा इफेक्ट है, किसके जैसा मिलता जुलता है। इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट है। आगे चल के ये नेम रिएक्शन पढ़ोगे, मार्कोनिकॉव। मार्कोनिकॉव रिएक्शन तुम्हारे भी है पेपर चैप्टर में ही है। मार्कोनिकॉव नाम सुन लो, 11th में। 12th में बोलूंगा तो 12th में भी तो आओगे, लेकिन तुम्हारे 11th में भी है हाइड्रोकार्बन के अंदर, ऑर्गेनिक का जो दूसरा चैप्टर है। आ रहा है समझ में? कौन से इफेक्ट हो गए, इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट। और एक तरह से बोल सकते हैं, एक तरह की क्या है ये, एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट। नोट कर लो जल्दी, आज जल्दी जल्दी करा देंगे। छुट्टी वुट्टी कुछ नहीं है। अच्छा, वो अभी एक बच्चे का फोन आया, सर मैं 3:30 तक आ जाऊं। मैं 3:30 बजे आके क्या करूंगा यहाँ पे? बच्चे पहले ढेर हो रहे होंगे, 5 मिनट पहले छोड़ दो, 5 मिनट पहले छोड़ दो। उसका कहना था वो सर 4:30 तक ले लूं। अब वो भी आके यही बोलेगी देवांशी भी, है ना। इधर देखो, इलेक्ट्रोमैरिक हो गया, समझ आ गया, इसमें कोई दिक्कत? पाई बॉन्ड सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है जब भी रिएक्शन करते हैं। ये अपने आप इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देता है अपनी सिचुएशन देख के या अटैकिंग रिएजेंट देख के। आ रहा है समझ में? पाई बॉन्ड, इसलिए बोलते हैं इसे डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन। किसको? पाई इलेक्ट्रॉन्स को। डीलोकलाइज का मतलब जो लोकलाइज हो गया वो एक जगह फिक्स हो गया। जैसे हम लोग नहीं होते, लोकलाइट्स बोल देते हैं, दिल्ली के हैं, दिल्ली में ही फिक्स हो गए। और डीलोकलाइज मतलब कहीं से भी आके यहाँ बस गए और कहीं से भी आ गए, और जॉब के अकॉर्डिंग इधर उधर बसते रहते हैं। आईटी से कर ली बीटेक, बेंगलोर जाना पड़ रहा है, हैदराबाद जाना पड़ रहा है, जहाँ जगह अच्छी देखी चलो यही ठिकाना बना लो, खाना बदोश, है ना। तो ये खाना बदोश इलेक्ट्रॉन है, जहां स्टेबिलिटी ज्यादा मिलेगी वहीं जाके सेटल हो जाएंगे। अब ये प्रोडक्ट, इसमें भी देखो रिएक्शन अपने आप दो तरीके से होती है कि एक बार तो ये सेकेंडरी प्रोडक्ट बनाता है, एक बार 1 डिग्री प्रोडक्ट बनाता है। अगर इसकी उल्टी रिएक्शन हुई, बी आर मान लो यहां जाके अटैच हुआ और एच यहां जाके अटैच हुआ, कैसे होगा ऐसे? अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर उस जगह ना होके इस जगह हो जाए तो कहां से ट्रांसफर होगा? पॉजिटिव, और यहां नेगेटिव। जहां गया वहां पे नेगेटिव और जहां से गया वहां पॉजिटिव। तो HBr में ये कहां जाके अटैच होगा? इधर, और ये इधर। तो प्रोडक्ट को क्या बना देगा ये? इस तरीके से। आ रहा है समझ में? लेकिन ज्यादा स्टेबलाइज प्रोडक्ट कौन सा होगा? 2 डिग्री। 2 डिग्री वाला ज्यादा स्टेबल होगा। आ रहा है समझ में? तो जिस टाइप की रिएक्शन होती है उस तरह का इफेक्ट हो जाता है। इसे बोलते हैं इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट। रब कर दूं? जल्दी नोट कर लो इसे। ऊपर वाले का आयुबैक नेम क्या होगा? बहुत सिंपल है, प्रोडक्ट का 2 डिग्री। ऐसे जैसे ही एकदम से क्वेश्चन पूछा, दिमाग ये कहता पता नहीं क्या पूछ लिया। आयुबैक नेम बहुत सिंपल है, 2, बस हो गया। इसमें सोचना क्या है? 2 ब्रोमोप्रोपेन, नीचे का क्या है? 1, यहां से स्टार्ट होगी ना, 1 2 3, 1 ब्रोमोप्रोपेन, 2 ब्रोमोप्रोपेन। याद रहेगा? जल्दी नाम लिख लो इनके नीचे। ऐसे आएंगे नहीं ना,
वही तो लेकिन आयुपैक ऑर्गेनिक कभी भी पढ़ोगे आयुपैक आना चाहिए। नॉमेनक्लेचर ऑर्गेनिक का पोर्शन लगभग 30 to 40% आयुपैक कवर करता है। 30 to 40, अरे 50% भी अगर मान लो रिएक्शन में ही तुमसे देके पूछ लिया, राइट द प्रिपरेशन ऑफ 2-ब्रोमोप्रोपेन। अब गाड़ी अटक गई, 2-ब्रोमोप्रोपेन यही है, ये कुछ नहीं है जो अभी वो लिखाया था। 2-ब्रोमोप्रोपेन की प्रिपरेशन लिखनी है, यानी ये रिएक्शन लिखनी है तुम्हें। हो गया, ये था इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। अब लिखो हाइपर कंजुगेशन। किसी को पता है हाइपर कंजुगेशन होता क्या है? सिग्मा बॉन्ड है, परमानेंट इफेक्ट है, ये तो बता ही दिया। हाइपर कंजुगेशन देखो, कॉन्जुगेशन का मतलब होता है एक के बाद एक जब कार्बन लगे होते हैं तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन या स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड को बताने के लिए हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर बनाए जाते हैं। हाइपर कंजुगेशन बताने के लिए सबसे पहले हमें जानना जरूरी है अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन होता क्या है? कभी भी कोई भी फंक्शनल ग्रुप लगा हो, कौन सा है? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड ऐसे भी लिख सकते हैं इसे। फंक्शनल ग्रुप के साइड वाला कार्बन, पहला कार्बन कौन सा होगा? अल्फा, बीटा, गामा। कॉमन नेमिंग में काम आता है ये, अल्फा, बीटा, गामा। इस पे जितने हाइड्रोजन होंगे वही हमारे क्या होंगे? अल्फा हाइड्रोजन। आ रहा है समझ में? कभी भी कोई भी एलिमेंट दिया जाए या ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया जाए तो अल्फा हाइड्रोजन भी कई बार पूछे जाते हैं। कितने अल्फा हाइड्रोजन है इस पूरे कंपाउंड में? 2, क्योंकि इसके साइड वाला कार्बन अल्फा कार्बन और हाइड्रोजन 2 है, तो 2 अल्फा हाइड्रोजन। आ रहा है समझ में? कितने अल्फा हाइड्रोजन है? ये आ रहा है समझ में? हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर भी ऐसे ही होते हैं। जैसे मान लो CH3, CH3 को अब मैं किस तरह से रिप्रेजेंट कर रहा हूं? इस तरह से CHO, ये है। अब देखो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। अब तो ये चैप्टर सबने पढ़ लिया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पीरियोडिक टेबल में। ये भगवान, नेगेटिव इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? अट्रैक्टिंग पावर किसकी? इस एलिमेंट की, कि वो दूसरे के इलेक्ट्रॉन को कितनी जल्दी अट्रैक्ट करता है, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग पावर। अब ये इलेक्ट्रॉन ये अट्रैक्ट कर लेता है, जिसकी वजह से इस पे क्या चार्ज आता है? पॉजिटिव। अब ये वाला क्या करता है? ये वाला देखता है कि इसका पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, तो ये इससे इलेक्ट्रॉन लेने की कोशिश करता है। हर ताकतवर कमजोर पे अपना जोर चलाता है। ये इससे लेता है तो ये देखता है कि इसने इससे लिया, तो ये इस हाइड्रोजन से ये ले लेता है, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। इस हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज, इस पे और इस पे नेगेटिव चार्ज, और ये हाइड्रोजन। एक स्ट्रक्चर, पॉजिटिव चार्ज आ गया, इस हाइड्रोजन का छीन लिया सब कुछ। दूसरे में एक बार मान लो इसे बख्श दिया और इसका सब कुछ छीन लिया। इस तरह का स्ट्रक्चर बना। और एक बार इन पे हाइड्रोजन है, नीचे वाले को पॉजिटिव चार्ज दे दिया, यानी कितने स्ट्रक्चर? 1, 2 और 3। मेन स्ट्रक्चर ये था। इसके अलावा कितने स्ट्रक्चर? 1, 2 और 3। किसके बेस पे बन रहे हैं? कितने? अल्फा हाइड्रोजन है। आ रहा है समझ में? अल्फा हाइड्रोजन।
तो टोटल नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर कितने हुए? जितने अल्फा हाइड्रोजन होते हैं +1 एक्चुअल स्ट्रक्चर ये, और बाकी 3 ये। तो पूछा जाए इस वाले ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? आयुपैक नेम क्या होगा इसका? रही भैंस पानी में। नहीं, मैं फंक्शनल ग्रुप नहीं, मैं आयुपैक नेमिंग पूछ रहा हूँ। वेरी गुड। और बाकी लोग मेरी जीओसी की 2-3 दिन की क्लास खराब कर दी। और बाकी लोग, मैंने बोला था सब जगह काम आएगा। करो, और लोग ट्राई करो। सबको भेजा है, टेबल भी सबको भेजी है। अटेंड करी थी? वेरी गुड। इथेनॉल लॉन्गेस्ट, देखो रूल भी बताया था तुम लोगों को, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। उसके बाद नंबरिंग फ्रॉम ब्रांचिंग या सब्स्टिट्यूएंट या फंक्शनल ग्रुप साइड। तो 1 2 2 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन, यहां से कोई ब्रांच तो है नहीं। 2 कार्बन की चेन को हम क्या बोलते हैं? इथेन। 1 की होती तो मीथेन, 3 की प्रोपेन ब्यूटेन, इस तरीके से चलते हैं। 2 की इथेन। एल्डिहाइड का सफिक्स क्या होता है? अल, AL। तो इथेन प्लस अल, इथेनल। ये है आयुपैक नेम। अब गलती से अगर मैंने कॉमन नेम पूछ लिया तो क्या होगा? इसका कॉमन नेम सब कुछ है, कॉपियों में ही सब कुछ है। बोलोगे तो मैं निकाल के दिखाऊंगा। नहीं, ये भी नहीं है। टेबल होगी ना, उसी में ही है। बोलोगे तो मैंने सबके ग्रुप पे फोन पे भी भेज रखा है। मैं कोई स्कोप नहीं छोड़ता। कल को तुम मुकर जाओ अपने पेरेंट्स के सामने, पढ़ाया ही नहीं। है ना, बच्चे आके ऐसे करते, मेरे को पढ़ाया ही नहीं। एक 10th क्लास का बच्चा है, अभी पीटीएम अटेंड कर रहा, तो वो उसके पेरेंट्स मेरे से बोलते सर कैसा पढ़ता है बच्चा? मैं कहाँ है बच्चा? बोल रहे ये रहा। मैं ये तो क्लास में आता ही नहीं सर, मैं आता हूँ। एसिटाल्डिहाइड कॉपी में ही है ना, एसिटाल्डिहाइड। तो बच्चा बोल रहा मैं रेगुलर आता हूँ सर। मैं, वाह बेटा, सामने सामने ही झूठ बोल रहा है। एसिटाल्डिहाइड। मम्मी पापा को लग रहा है वो महीनों से क्लास में आ रहा है। वो तो गलती से मैंने उसकी अटेंडेंस ले रखी थी, तो कितनी निकली? 4 अटेंडेंस, जो मम्मी पापा सोचे महीनों से आ रहा है। पता नहीं। एसिटाल्डिहाइड कॉमन नेम एसिटाल्डिहाइड। हमारे टाइम पे तो वो गेम के नए नए बूथ खुले थे, जब हैंडल वाले गेम होते थे ना, मुस्तफा, टेकन 3 वगैरह वगैरह। तो गलती से एक मेरा दोस्त है, ट्यूशन के लिए जाता था, ट्यूशन और उसके घर में एक गेमिंग बूथ पड़ता था, वो उसमें रुक जाया करता था। तो एक दिन उसके मम्मी पापा उस बूथ से ले गए, तो पहले तो पीटते पीटते ले गए इंस्टीट्यूट तक, फिर उधर से पीटते पीटते घर लाए, और उसे और वार्निंग देख के आ गए गेमिंग बूथ वाले को, अगर मेरा लड़का यहाँ दिखा ना तेरी दुकान में आग लगा दूंगा। वो बोल रहा मेरी क्या गलती है, ये आता है। बोल रहा मेरे को दिखना नहीं चाहिए, ये आए तो इसे धक्के मार के बाहर निकाल देना। उस टाइम के पेरेंट ऐसे थे। अब तो स्कूल में भी हाथ लगा दे तो सर के ऊपर FIR, टीचर के ऊपर FIR। पेरेंट्स से FIR कर देते ना, तो अब पेरेंट्स भी थोड़ा कम ही हाथ लगाते हैं। कुछ के हैं पेरेंट्स डरते बेचारे बच्चे के कुछ ना हो जाए, लड़की है आगे चल के ध्यान से पिटाई करनी चाहिए। पहले वाले पेरेंट्स नहीं देखते थे लड़की है या लड़की, उनका जूता चप्पल बेलन सब कुछ चलता था। हमारे टाइम की बात बता रहा हूँ मैं, मेरी सिस्टर वगैरह, जो हाथ लगा होता था वही। लेकिन आजकल तो सोफिस्टिकेटेड पेरेंट्स है ना, थोड़े से बोल के रह जाएंगे बेचारे, ज्यादा क्या करेंगे, हमारा काम है बस तुम्हें बोलना, तुम अपने आप पढ़ो। एसिटाल्डिहाइड। और बच्चे पर क्या करते पेरेंट्स को साल भर पहले बता देंगे मेरा बर्थडे आ रहा है और इस बर्थडे पे ये चाहिए, कहीं से भी अरेंज करो, कुछ भी अरेंज करो, है ना।
चलो हाइपर कंजुगेशन। हाइपर कंजुगेशन का, अरे इधर देखो, हाइपर कंजुगेशन का मतलब क्या है? हाइपर कंजुगेशन में हम स्टेबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड को बताते हैं। जितने अल्फा हाइड्रोजन होंगे +1 उतने इसके हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर बनेंगे। तो हाइपर कंजुगेशन में जितने ज्यादा स्ट्रक्चर बनते हैं कंपाउंड उतना ही स्टेबल होता है। ये बिल्कुल किस तरह, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का छोटा भाई मान लो। कौन सा स्ट्रक्चर? हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर। रेजोनेंस, बेंजीन के जितने ज्यादा स्ट्रक्चर बनेंगे उतना ही ज्यादा स्टेबल। उससे ये छोटी फॉर्म हाइपर कंजुगेशन। एलिफैटिक चेन में, एलिफैटिक चेन का मतलब स्ट्रेट चेन के अंदर रेजोनेंस किसके थ्रू देख लेते हैं? हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर के अंदर। आ रहा है समझ में? जितने ज्यादा स्ट्रक्चर बनेंगे उतना ही ज्यादा स्टेबल। यानी हम बोल सकते हैं हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में है ये, और इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिएक्शन मैकेनिज्म का, आता है बकायदा पेपर में। ड्रॉ दी हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर ऑफ इथेनॉल। कोई और कंपाउंड भी दे सकते हैं। तो आगे बनाना, बस कुछ नहीं करते, जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आता है उसके बगल में शिफ्ट होता है और उस पे जितने हाइड्रोजन होते हैं उतने ही स्ट्रक्चर बन जाते हैं। याद रहेगा? रब करूं? हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर। तो 3 हो गए इफेक्ट, हो गए तुम्हारे इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, हाइपर कंजुगेशन। लास्ट बच रहा है रेजो। रब करूं इसे? इसलिए मैंने बोला था ये इंपॉर्टेंट चीजें, एक बार अगर स्किप हो जाती हैं फिर दोबारा कम समझ में आती हैं। तो ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्या है? नींव है। आईयूपैक नोमेनक्लेचर, रिएक्शन मैकेनिज्म। एक बार ये पोर्शन अगर अच्छा हो जाएगा तो आगे कभी भी दिक्कत नहीं आएगी, और अगर ये वीक रह गया तो आगे दिक्कत ही दिक्कत है। आ रहा है समझ में? अब हेडिंग डाल दो रेजोनेंस। रेजोनेंस टर्म्स डायरेक्टली जुड़ी हुई है किससे? स्टेबिलिटी से। स्टेबिलिटी से इसको एक्सप्लेन करने के लिए सबसे पहला कंपाउंड आया था C6H6, जिसे क्या भी बोल देते हैं? बेंजीन। और बेंजीन को एक्सप्लेन करने के लिए मिस्टर कैकुले आए थे। एक साइंटिस्ट था कैकुले, जिसने डिस्कवर करा था किसको? बेंजीन को। अगर मैं बोलूं इन दोनों स्ट्रक्चर को एक साथ एक्सप्लेन करना है तो इस तरह का स्ट्रक्चर बना दिया था। ये क्या होता है? डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन का मतलब है बेंजीन के अंदर पाई इलेक्ट्रॉन ऐसे घूमते रहते हैं, धीरे धीरे इनकी पोजीशन चेंज होती रहती है। इस वजह से ये बेंजीन को क्या करते हैं? स्टेबल करते हैं। बेंजीन का फॉर्मूला याद रखना, बेंजीन के स्ट्रक्चर याद रखना, और बेंजीन को अगर फॉर्मूला वाइज देखना है तो इस तरीके से बनाता है CH डबल बॉन्ड, कितने पाई बॉन्ड हैं टोटल? 3 पाई बॉन्ड और 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। आ रहा है समझ में? C6H6 मॉलिक्यूलर वेट 78
ग्राम। 12 6 जा 72, एक हाइड्रोजन का एक है, तो 72 + 6 78 ग्राम, ये इसका मॉलिक्यूलर वेट। याद रहेगा? सब कुछ नोट कर लो जितना भी है। कैकुले का भी सपने में सो रहा था, तो उसने एक स्ट्रक्चर देखा था जिसमें सांपों ने आपस में अपने आप को लपेट रखा था, और उसे सपने में, और उसे कुछ ऐसे स्ट्रक्चर मिले थे, उसने सुबह उठ के बनाए तो बेंजीन निकल के आया। ऐसा किताबों में दे रखा होता है कैकुले के बारे में। तो देखो साइंटिस्टों को सपने भी ऐसे ही आते हैं। कैकुले के नहीं था, कैकुले को बेंजीन आती थी सपने में, इसलिए उसने बेंजीन बना। अब बेंजीन अपने आप को, इधर देखो, बेंजीन अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए कैसा स्ट्रक्चर है, ये कोई बता सकता है? इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं हम लोग प्लेनर स्ट्रक्चर। प्लेनर स्ट्रक्चर, प्लेनर का मतलब एक प्लेन पे आ गया सारे के सारे। और एक कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है? फिर sp क्यों बोला? तो मैम ने गलत करा दिया। देखो बताया भी था तुम लोगों को, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, हाइब्रिडाइजेशन sp का मतलब 2 सिग्मा, sp2 का मतलब 3 सिग्मा, sp3 का मतलब 4 सिग्मा। अगर एक सिंगल कार्बन की बात करूं तो ये हाइड्रोजन, चलो मैं इस तरीके से दिखा देता हूं, 1 2 और 3, कितने सिग्मा है? 3, तो कितनी हाइब्रिडाइजेशन आ रहा है समझ में? एक S और P 3। तुम्हें अभी केमिकल बॉन्डिंग का नेक्स्ट टॉपिक है तुम्हारा, ओवरलैपिंग के बाद हाइब्रिडाइजेशन। ये अभी बता रहा हूं धीरे धीरे, जल्दी याद रखने के लिए। एक याद रख लो, पकड़ में आ जाएगा, 1 सिग्मा। दूसरा तो बताया था 1 सिग्मा होता है, उसके अलावा पाई। अब इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन निकालनी है, तो 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, तीसरा सिग्मा, 3 सिग्मा हाइब्रिडाइजेशन sp2। तो बेंजीन में जो कार्बन होता है वो होता है प्लेनर, और इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है? sp2 हाइब्रिडाइजेशन। और सर ये इसका स्ट्रक्चर कैसा रहता है? साइक्लिक। यानी ऐसा कोई भी कंपाउंड जो प्लेनर स्ट्रक्चर शो करे sp2 हाइब्रिडाइजेशन के साथ, और साइक्लिंग नेचर भी होगा, तो ये तीनों प्रॉपर्टी किसकी होती हैं? एरोमेटिक। एरोमेटिक कंपाउंड, याद रहेगा। एक और रूल होता है साथ में, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। इस रूल को बोल देते हैं हकल रूल। हकल रूल, एक साइंटिस्ट था हकल, उसने ये रूल दिया था। अगर ये रूल, इधर देख लो फिर आएगा नहीं समझ में, ये रूल अगर इसको फॉलो करता है तो ये कंपाउंड कैसा होगा? एरोमेटिक। नहीं तो ये कंपाउंड एरोमेटिक नहीं होगा। आ रहा है समझ में? अब 4n+2 का मतलब क्या होता है? n होता है इसमें नंबर ऑफ डबल बॉन्ड। अब देखो n की वैल्यू, इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन है? 3 पाई बॉन्ड, इलेक्ट्रॉन कितने? 6। मैं कुछ भी n की वैल्यू डालूं तो क्या 6 आ सकता है कभी? n की वैल्यू कुछ भी 1, n की वैल्यू अगर 1 डालूंगा तो कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 6 पाई इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब ये रूल फॉलो कर रहा है इसे। आ रहा है समझ में? तो इसका मतलब ये कंपाउंड कैसा है? एरोमेटिक। तो बेंजीन एक एरोमेटिक है जिसके लिए प्रॉपर्टीज ये होनी चाहिए। आ रहा है समझ में? जल्दी नोट कर लो।
आज तुम्हारी जीओसी खत्म हो जाएगी, हो जाएगी पूरा सेंटेंस। 3-7 बेंजीन के ऊपर अगर OH है तो फिनॉल, या फिर बेंजीन प्लस ऑल बेंजीनॉल। आ रहा है समझ में? अब अपने आपके ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बनाता है? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का मतलब इमेजिनरी स्ट्रक्चर, एक कंपाउंड एक से ज्यादा स्ट्रक्चर बनाता है और वो इमेजिनरी स्ट्रक्चर होता है, कोई स्ट्रक्चर इसका रियल नहीं होता, इसलिए ये अपने आप को एक से ज्यादा फॉर्म में कन्वर्ट कर लेता है, जिस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? रेजोनेंस। वो बोलते हैं ना, जो जितनी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है उसकी एग्जिस्टेंस उतनी ही ज्यादा बढ़ जाती है। जैसे वायरस अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लेता है दूसरी फॉर्म में अपने डीएनए और आरएनए की वजह से, इसलिए हम उसकी एक फॉर्म को डेड कर देते हैं, जैसे कोरोना, दूसरा जन्म हो जाता है, दूसरे को मार देते हैं, तीसरा निकल आता है। तो ऐसे ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं। एक आदमी अपने आप को जितनी फॉर्म में डेवलप करके रखेगा वो उतना ही ज्यादा स्टेबल होता है, उतना ही ज्यादा एग्जिस्ट करता है। हम लोग अडिग खड़े रहेंगे एक ही फॉर्म में, टक्कर मार के गिरा दिए जाओगे कभी ना कभी, इसलिए वो उतना ही ज्यादा एग्जिस्ट करता है जो अपने आप को अडॉप्ट कर लेता है इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। बोलते हैं ना अडेप्टेशन, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, चार्ल्स डार्विन की लॉ। जो अपने आप को जितना सर्वाइव करे, अडॉप्ट करेगा, वो उतना ही ज्यादा सर्वाइव करेगा, नहीं तो नेचर द्वारा खत्म कर दिया जाएगा। अब देखो ये कैसे स्ट्रक्चर बनाता है, अभी से ध्यान से देखना। ये लोन पेयर आगे आता है इधर। अब जब लोन पेयर आगे आएगा तो ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनेगा, ये वाला कार्बन। अब कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4, 5 एग्जिस्ट नहीं करती, इसलिए फटाक से ये आगे ट्रांसफर हो जाता है, ये डबल बॉन्ड इधर ट्रांसफर हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ नेगेटिव चार्ज। तो कैसा बन जाएगा ये नेगेटिव चार्ज, बाकी स्ट्रक्चर एज इट इज। इतना समझ आया? ये लोन पेयर आगे ट्रांसफर हुआ जिसकी वजह से डबल बॉन्ड, उस पे पॉजिटिव चार्ज आया क्योंकि इससे इलेक्ट्रॉन निकल के जा रहा है, इसके इलेक्ट्रॉन आगे ट्रांसफर हो गए कार्बन को स्टेबलाइज करने के लिए। अब बस यही चलता जाएगा, ये नेगेटिव इधर ट्रांसफर होगा, फिर दोबारा मार्च हाइड्रोजन की वैलेंसी, तो ये आगे ट्रांसफर हो जाएगा। ये बनाना सीख लो, 12 तक है ये डायग्राम, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जिसे बोलते हैं। पॉजिटिव, अब ये नेगेटिव इधर जाएगा तो ये डबल बॉन्ड इधर आ जाएगा। अब देखो वो नेगेटिव इधर आ गया, जहां पे नेगेटिव आ जाएगा उस जगह को छोड़ दो, बाकी जगह। अब देखो लास्ट, ये नेगेटिव इधर आया तो फिर ये दोबारा इधर चला जाएगा। कैसा स्ट्रक्चर बनेगा? कितनी फॉर्म में कन्वर्ट हो गया? 5 स्ट्रक्चर में। इसे बोलेंगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ फिनॉल। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ फिनॉल। बना लो जल्दी जल्दी, ताकि तुम लोगों से दूसरा स्ट्रक्चर मैं बनवा सकूं। बना लो जल्दी, ये सीधा 5 नंबर का क्वेश्चन आता है।
तो यहाँ पे पढ़ा है। हाँ जी, चैप्टर ही है तुम्हारा तो 12th क्लास में एप्लीकेशंस के साथ है, रिएक्शन मैकेनिज्म में हर चैप्टर में दिख जाएगा जैसे जैसे एरोमेटिक स्ट्रक्चर आएंगे। हर फंक्शनल ग्रुप के साथ बेंजीन दिखेगा और हर बेंजीन के साथ जब फंक्शनल ग्रुप होगा तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिखेंगे। ट्यूसडे को 11th वालों याद रखना, टेस्ट है पीरियोडिक टेबल का। जो एब्सेंट होगा उसका फिर नेक्स्ट क्लास में बैठा के टेस्ट लूंगा। फिर टेस्ट होगा तभी तो आएगा, जिस दिन आएगा उसी दिन टेस्ट। तो ये गले की हड्डी है तुम्हारी, उस दिन नहीं जाएगी तो अटकी ही रहेगी गले में। तो बढ़िया है, पढ़ के आना। बीच में संडे मंडे 2 दिन मिलेंगे, सर मंडे को पेपर है। कोई बात नहीं, ट्यूसडे को है मेरा तो सर ट्यूसडे को पेपर है। कोई बात नहीं, इसलिए आज बता दिया मैंने। अब 12th वालों के भी टेस्ट रखूंगा। बहुत पेपर खेल लिए, बहुत चैप्टर खेल लिए, तुम्हारा भी टेस्ट रखूंगा। हो गया? मोबाइल रहने दो, अभी मत पियो। एक बार पहले पी के आ चुके हो ना। जल्दी जा पी क्या, ये बोतल भी भर लाना, ले ये भी भर लाना, मेरा भी काम हो जाएगा। सब लोगों ने बना लिया रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर? अच्छा, जब स्ट्रक्चर बना ही लिया तो कोई मुझे बताएगा इसमें फिनॉल में OH इलेक्ट्रॉन दे रहा है बेंजीन रिंग को या इलेक्ट्रॉन ले रहा है? हाँ, दे रहा है। तो इसमें क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन डोनेशन का काम कर रहा है। कौन? फिनॉल। ये भी एक रेजोनेटिंग इफेक्ट है, प्लस एम इफेक्ट और माइनस एम इफेक्ट। अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट है, इलेक्ट्रॉन डोनेट, if electron donate to benzene ring तो इसे कौन सा इफेक्ट बोलेंगे? प्लस एम इफेक्ट। याद है, जैसे प्लस आई था रिपल्सिव इफेक्ट, कार्बन को इलेक्ट्रॉन देने का काम करता था। तो कौन सा है? प्लस एम इफेक्ट बोल देते, या कई बुकों में इसे प्लस आर इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट याद रहेगा। प्लस एम और प्लस आर इफेक्ट। बन गया? दूसरा वाला, अगर बेंजीन रिंग के ऊपर NO2 ग्रुप है, NO2 ग्रुप कैसा होता है? इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप। ये क्या करेगा? बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन देगा नहीं, उससे क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन लेगा। इलेक्ट्रॉन लेने का काम बेसिकली किस लिए करता है? देखो, इसका अगर पूरा स्ट्रक्चर बनाऊं, इस तरीके का स्ट्रक्चर है। अब ये क्या करता है? इधर से इलेक्ट्रॉन लेगा, इस पे आएगा नेगेटिव चार्ज, इसे बोल रहे, कोई बात नहीं। अगर इधर से इलेक्ट्रॉन लेगा तो इस पे क्या आ रहा है? पॉजिटिव चार्ज। अब ये इधर से इलेक्ट्रॉन लेगा, ये इधर से इलेक्ट्रॉन लेगा, तो इस पे कौन सा चार्ज आया? पॉजिटिव।
बेंजीन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज इधर है, बाकी एज इट इज पूरा स्ट्रक्चर। डबल बॉन्ड आ जाएगा इधर NO नेगेटिव। ये कितना समझ आया सबको? अगर बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन दिया जाता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करा जाता है बेंजीन रिंग को, तो इस इफेक्ट को बोलते हैं प्लस M इफेक्ट या फिर प्लस R इफेक्ट। अगर बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन लिया जा रहा है, सक करा जा रहा है, तो इस इफेक्ट को बोल देते हैं कौन सा? माइनस R इफेक्ट और माइनस M इफेक्ट। मीजोमेरिक इफेक्ट भी बोल देते हैं इसे कई बार। कौन सा इफेक्ट? मीजोमेरिक। जो रेजोनेंस इफेक्ट है उसे क्या भी बोल देते हैं? मीजोमेरिक इफेक्ट। किसकी वजह से? इन स्ट्रक्चर्स की वजह से। अब देखो ये है। अब इस पॉजिटिव चार्ज को पूरा करने के लिए ये इधर जाएगा, तो पॉजिटिव चार्ज कहां जाएगा? अब तो तुम स्मार्ट हो गए, धीरे धीरे सीख जाओगे। पॉजिटिव चार्ज इधर आया, डबल बॉन्ड इधर इधर, फिर ये NO नेगेटिव O। हमेशा ध्यान रखना जब भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं, पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज केवल किस पोजीशन पे आते हैं? ऑर्थो, मेटा, पैरा, ये 3 पोजीशन है। तो किस पोजीशन पे आते हैं? या तो ऑर्थो पे या फिर पैरा पे। मेटा पे नहीं आता कोई भी चार्ज। अब ये देखो ये इधर ट्रांसफर हुआ तो पॉजिटिव चार्ज इधर। अब इसको पूरा करने के लिए ये इधर आएगा, पॉजिटिव चार्ज कहां गया? इधर, डबल बॉन्ड इधर। बच्चों को इसी में ही दिक्कत आती है, इन्हीं इफेक्ट्स में। अब देखो ये पॉजिटिव इधर है, इसको पूरा करने के लिए ये यहां पे आएगा और दोबारा ये इधर आएगा। डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, यहां से भी डबल बॉन्ड चला गया, N डबल बॉन्ड O। 1 2 3 4 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने बने? 5। इसी शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या बोल देते हैं? रेजोनेंस। देखो ये घूम रहा है धीरे धीरे, इसका जस्ट अपोजिट स्ट्रक्चर वो बन गया। पाई बॉन्ड देखो यहां नहीं था, वहां आ गया। पाई बॉन्ड इधर नहीं था, इधर आ गया, इधर आ गया, यानी ये पूरा चेंज हो गया। इसे बोलेंगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रोबेंजीन। और नाइट्रोबेंजीन कैसा स्ट्रक्चर शो करता है? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। और कौन सा वाला? -R या -M। आ रहा है समझ में? और फिनॉल वाला +M या फिर +R। ये इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है। किससे? बेंजीन रिंग से। और ये क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है किसमें? बेंजीन रिंग में। आ रहा है समझ में? बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। इसी को ही क्या बोल देते हैं? रेजोनेंस इफेक्ट। जैसे इंडक्टिव में प्लस माइनस देखा था, हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर देखा था, इलेक्ट्रोमेरिक देखा था, इसमें भी रेजोनेंस में भी +R -R। याद रहेगा? बना लो एज इट इज पूरा। चार्ज केवल आ रहा है ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे। ये ऐसे इफेक्ट हैं, 12th में आ जाते हैं जनरली, ये 11th के हैं। और यही दिक्कत है तुम्हारे 12th में, देखो ऑर्गेनिक में बार बार आ रहे हैं ये। और ये बेसिक एप्लीकेशन है किसकी? 11th की। बार बार यूज होंगी ये पूरे चैप्टरों में। थोड़ा सा और बच रहा है, वो भी बताऊंगा। थोड़ा सा बच रहा है, ज्यादा नहीं, बहुत थोड़ा सा है, फिर कंटिन्यूटी खराब हो जाएगी।
अरे फिर दोबारा जीओसी की क्लास रखनी पड़ेगी। थोड़ा सा है, बता 4 बजे क्लास है ना तुम्हारी? सर मेरे साढ़े नहीं है। तुम्हारी कोई क्लास नहीं है इसका मतलब? मैथ की क्लास नहीं है उसकी, मैच था उसने पहले ही बता रखा है। मैंने सुना था मैच है। अच्छा, किसकी है? कितनी दूर है? अच्छा, यानी घर तक ही तो जाना है। कोई बात नहीं, होम पे बैठे रहेंगे, फोन कर दो, चाय वाय पी लेंगे। क्या चाय नहीं देते? कोई बात नहीं, थोड़ी देर में छोड़ देता हूँ। सर थोड़ी देर से कितनी देर? अरे ऐसा क्या मरे जा रहे हो, बाहर गर्मी है, एसी में बैठे, थोड़ी देर और बैठ जाओ। तेरे को तो मैं नहीं छोड़ूंगा, चाहे पूरी क्लास छोड़ दूं तेरे को फिर भी बैठा के रखूंगा। कोई बात नहीं, तेरे अंदर बहुत है। अबे क्या मिक्स करके मिला है, बिल्कुल ही ठंडा जमा दे कोई। हो गया सब कुछ? रब करूं? बना लिया? थोड़ा सा और बताऊंगा बस, देख लो। अब आए हो तो इतनी दूर। कोई बात नहीं, मेरी भी 4 बजे क्लास है। दो टर्म है वो देख लो, ई प्लस, इसे क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन सीकिंग ग्रुप। जिसे इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, इलेक्ट्रॉन का भूखा होता है। जैसे मान लो फिनॉल है, सबसे पहले फिनॉल पे रिएक्ट करने के लिए मान लो कोई ग्रुप है CH3Cl, सबसे पहले जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल होता है। ये ब्रेक होगा तो इसमें CH3 प्लस और Cl माइनस, तो इलेक्ट्रोफाइल कौन है? E प्लस CH3 प्लस। तो अभी देखा था फिनॉल का जब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहा था तो नेगेटिव चार्ज किस किस पोजीशन पे आया था? या तो ऑर्थो पोजीशन पे या मेटा पोजीशन पे, तो सॉरी पैरा पोजीशन पे, ऑर्थो पे या पैरा पे। तो यानी ये कहां अटैक करेगा? या तो ऑर्थो पोजीशन पे या फिर पैरा पोजीशन पे, क्योंकि नेगेटिव चार्ज या तो यहां आता है या यहां आता है। तो ये कितने तरह के कंपाउंड बनाएगा? 2। या तो CH3 यहां लगेगा या फिर CH3 यहां लगेगा। आ रहा है समझ में? तो जब जब कौन सा इफेक्ट होगा? ऊपर वाला था ना, प्लस M इफेक्ट, जब जब इलेक्ट्रॉन डोनेट होते हैं किसको? बेंजीन रिंग को। इलेक्ट्रॉन डोनेट टू बेंजीन रिंग, तब तब कौन से प्रोडक्ट बनते हैं? ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा तो इफेक्ट कौन सा होगा? प्लस M इफेक्ट। किसकी वजह से होगा? ऊपर वाला जो ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है किसको? बेंजीन रिंग को। जब जब इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा बेंजीन रिंग को तो नेगेटिव चार्ज आएगा कहां पर? ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे। तब तब पॉजिटिव ग्रुप कौन सा? इलेक्ट्रोफाइल कहां अटैक करेगा? या तो ऑर्थो पोजीशन पे या पैरा पोजीशन पे। इसलिए प्रोडक्ट 2
तरह के बनेंगे। जब ऑर्थो पे जुड़ेगा तो ऑर्थो डायरेक्टिंग ग्रुप, और जब पैरा पे जुड़ेगा तो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। फटाक से मुझे इन दोनों के आयुपैक नेम बता दो। आयुपैक नेम बहुत सिंपल है। फिनॉल बताया था पूरा, 1 2 2 मिथाइल फिनॉल। ये क्या होगा? 1 2 3 4 4 मिथाइल फिनॉल। एक और है, प्लस एम हो गया। अभी बताया था माइनस एम। माइनस एम, माइनस एम हम जब भी आएगा तो कौन सा प्रोडक्ट बनेगा? इसमें भी अगर मान लो तुम्हारी रिएक्शन है, इधर लगा है COOH ग्रुप और यहां पे तुम्हारा ये है CH3Cl। अब भी क्या बना इलेक्ट्रोफाइल? CH3 प्लस, लेकिन इलेक्ट्रॉन कौन खींच रहा है? ऊपर की तरफ। इफेक्ट माइनस एम। आ रहा है समझ में? तो लेकिन अब नेगेटिव, यहां पर क्या क्या चार्ज जाता है? पॉजिटिव। अब इलेक्ट्रॉन कहां पर ज्यादा रह गए? यहां पे तो कम हो गए, केवल मेटा पोजीशन पे। तो ये कहां अटैक करेगा? मेटा पोजीशन पे। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, CH3 COOH। माइनस एम जब भी आएगा तो कैसा ग्रुप होगा? मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। मेटा डायरेक्टिंग प्रोडक्ट बोल सकते हैं। याद रहेगा? अभी नहीं हुआ। इलेक्ट्रोफाइल था ऐसा ही, एक भाई साहब है जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज रहता है। लास्ट टॉपिक है बस, उसे बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल। ये नोट कर लिया सबने? जल्दी जल्दी नोट कर रहे हो ताकि जल्दी जल्दी खत्म हो। कुछ लोगों ने तो आज ही छोड़ दी कि अब नहीं छोड़ेंगे। देखो जैसे ही इलेक्ट्रोफाइल पढ़ा है वैसा ही मिलता जुलता एक और होता है जिसे बोलते हैं N माइनस या Mu माइनस, न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। अभी तुम्हारे पास 2 घंटे की क्लास और है, फिर उसके बाद 1 घंटे की क्लास और है। तुम्हारी क्लास भी है 6 से 7। अगर तुम लोगों को सॉल्यूशन पढ़ना हो तो बता रहा हूं मैं तुम्हें, 12th की है सॉल्यूशन की, यहाँ पे नहीं है, वहां पे तुम लोगों ने पढ़ रखा है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। न्यूक्लियोफाइल को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। अब घर के लिए होमवर्क लिख लो। हाँ अभी का खत्म, लेकिन जीओसी तुम मेरे को कराने कहाँ दे रहे हो? और भी बहुत बचती है जीओसी में। जीओसी में तुम्हारा आइसोमेरिज्म वाला पार्ट बचता है। आइसोमेरिज्म वाला पार्ट है पूरा,
क्लासिफिकेशन कंपाउंड्स का, एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक। नेक्स्ट क्लास में होगा। यानी अब जो सैटरडे आएगा, नेक्स्ट सैटरडे, वो जीओसी की लास्ट क्लास होगी और जीओसी खत्म हो जाएगा। अब तुम लोगों को यहाँ दोबारा नहीं आना पड़ेगा। आ रहा है समझ में? और ये मैंने इसलिए कराया था तुम लोगों को थोड़ा सा कोर्स भी जल्दी हो जाए और इसको स्पेशल 2-2 घंटे का टाइम देके कवर अप भी कर ले। आ रहा है समझ में? जिन लोगों ने सिंसियरली करा होगा उन लोगों की ये चीज सही में ही काम आएगी, चाहे वो 11th के हो चाहे 12th का। आ रहा है समझ में? तो जिन लोगों ने सही में सिंसियरली अटेंड करा है तो उन लोगों के ये चीजें बहुत काम आएगी। यही चीज जब तुम्हारे ड्रॉप आउट कर देते हैं ना, वो बीच में क्रैश कोर्स चलता है ना नीट वगैरह का, 1 साल क्रैश कोर्स होता है 1.5-2 महीने का एंट्रेंस से पहले। 12th जस्ट क्लियर करके तुम नीट वीट में बैठते हो, तो वो क्रैश कोर्स में सब कुछ यही पढ़ाया जाता है डिटेल में। आ रहा है समझ में? और यही सब चीजें मैंने तुम्हें सैटरडे को लेके पढ़ा दिया। तो इसको सिंसियरली 1-2 बार और रिवाइज करना और इससे रिलेटेड क्वेश्चन करना। होमवर्क लिख लो एक। राइट दी write the electron donating group, write the electron donating group to the benzene ring, to the benzene ring। ब्रैकेट में लिख लेना ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। बकायदा तुम्हारी एनसीईआरटी में इंक्रीजिंग ऑर्डर में एक पूरी लाइन दे रखी है कि ये ग्रुप है 11th में भी। आ रहा है समझ में? दूसरा तो लिख लो, जैसे ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप की लिस्ट है ऐसे ही मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप या इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप की लिस्ट है, उसे दोनों की लिस्ट दी हुई है बकायदा, दोनों को नोट करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में। आ रहा है समझ में?